माननीय कुलपति महोदय, डिप्टी रजिस्ट्रार एंड अध्यक्ष वुमेन ग्रीवेंस सेल सोमदास मैम, और इस आभासी माध्यम से जुड़े हुए मेरे सभी साथीगण, शिक्षकगण, कर्मचारीगण एवं छात्र और छात्राएं। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि आज हम लोग मिशन शक्ति तृतीय अभियान के इस प्रोग्राम, जिसका कि शीर्षक है महिला सुरक्षा हेतु सामाजिक कर्तव्य एवं विधिक प्रावधान, को मनाने के लिए इस माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो मैं वुमेन ग्रीवेंस सेल और मुनार यूनिवर्सिटी के माध्यम से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और हमारी आज की इस प्रोग्राम की चीफ गेस्ट हापुड़ महिला थाना में जो है नियुक्त इंस्पेक्टर मैम मनु सक्सेना जी का भी स्वागत करता हूं। हमारी राज्य सरकार द्वारा ये पिछले साल अक्टूबर से ये प्रोग्राम मिशन शक्ति अभियान मनाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत पिछले साल अक्टूबर में रही थी। और योगी आदित्यनाथ जी ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया और सभी समय पर हमारी यूनिवर्सिटी ने भी पिछले दोनों प्रोग्राम को बड़े अच्छे से मनाया और दोनों ही प्रोग्राम हमारे बहुत ही सफल रहे। तो इस वाले तृतीय जो हमारा ये आज का कार्यक्रम है, मैं आशा करता हूँ आज का प्रोग्राम भी हमारा सफलता के नए आयाम गढ़ेगा। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मैं ज़्यादा समय न लेते हुए सबसे पहले आमंत्रित करता हूँ हमारे विश्वविद्यालय के सम्मानित कुलपति महोदय सर का, कि वो आए और अपने अमूल्य वचनों से और अपने अनुभव को हमारे साथ साझा करें। ओवर टू यू सर। थैंक यू डॉक्टर दीपक। आज की मुख्य वक्ता मैडम मनु सक्सेना, जो महिला थाना अध्यक्ष हापुड़ हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं कि उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को स्वीकार किया और एज ए स्पीकर वो आज हमारे बीच उपस्थित हैं। तो जैसा कि हमारे डॉक्टर दीपक शर्मा जी ने बताया कि ये प्रदेश सरकार की मिशन शक्ति फेज 3 के अंतर्गत आज का जो विषय है वेबिनार का, वो महिला सुरक्षा में सामाजिक दायित्व एवं कानूनी प्रावधान के ऊपर हम थोड़ी परिचर्चा करेंगे, जिससे समाज का उत्थान होगा और जो इसका मेन मोटिव है वो पूरा होगा, जिसमें महिला को सुरक्षा प्रावधान के जितने भी कानून हैं उनसे अवगत कराया जाएगा। तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि महिला और पुरुष एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, कि अगर जिसमें एक सिक्के में एक पार्ट, चाहे हेड या टेल, कोई भी खराब हो जाए तो सिक्का नहीं चलता। गाड़ी के पहिए हैं तभी गाड़ी चलती है, तभी कोई गाड़ी को आगे बढ़ा सकते हैं हम। तो महिला और पुरुष दोनों बराबर हैं। साक्षरता की दृष्टि से अगर हम देखें तो 2015 में महिला साक्षरता दर 60.6% थी, जबकि पुरुषों की 81.3% थी। पुरुषों की ज्यादा थी, महिला की कम थी। तो ये जरूरी है कि महिला को भी पुरुष के बराबर लाना चाहिए जो साक्षरता दर कम है। भारत में महिला अपराध, जो कि एक उसको अबला माना जाता है, अबला होने की वजह से अपराध प्रवृत्ति ज्यादा पनपती है उनके प्रति। तो भारत में जैसे तेजाब फेंकना, वेश्यावृत्ति, यौन हिंसा, दहेज, बलात्कार, भ्रूण हत्या आदि आदि जैसी अपराध अत्यंत पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये निचले दर्जे में मानी जाती है, जो कि गलत है। दूसरा, एक कानून जुवेनाइल जस्टिस का बना था, जो 22 दिसंबर 2015 को पारित हुआ था। इसमें यह माना गया कि जो 16 से 18 साल के किशोर अगर कोई जघन्य अपराध करते हैं तो उसको भी अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। इसके अंतर्गत बहुत सारे जो प्रावधान हैं कानून में, वो महिला को सुरक्षा देने की दृष्टि से सर्वोपरि हैं, जिसमें चाइल्ड मैरिज एक्ट 1929 का हो,
चाहे स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का हो, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का हो, हिंदू विडो एक्ट जो है वो 1956 का है, माइनॉरिटी राइट एक्ट है 1861 का, फॉरेन मैरिज एक्ट है 1969 का, इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1969, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1972, मैरिज जो एक्ट है वो 1874 का है, और बहुत सारे कानूनी प्रावधान हैं। लेकिन उन सब प्रावधान के होते हुए भी हम आज महिला को असुरक्षित क्यों मान रहे हैं? क्या इन प्रावधानों की पूरी तरह से समीक्षा नहीं होती, या ये प्रावधान पूरी तरह से एप्लीकेबल नहीं होते? तो जरूरत है कि इन कानूनों को महिलाओं को जागरूक किया जाए, जिससे वो जागरूक होकर के अपने कानून का पूरी तरह से उपयोग कर सके, जिससे उनकी सुरक्षा सुरक्षित हो सके। और इन वेबिनार करने से हमारा एक ये होता है कि एक सामाजिक अवेयरनेस होती है, और समाज का एक दायित्व तो होता है कि इस महिला और पुरुष के डिस्क्रिमिनेशन को दूर करके उनको बराबरी का हिस्सा दें, उनको समाज में उपयुक्त स्थान दिलाएं और उन्हें सुरक्षा प्रदान करें, जिसमें समाज ही सबसे बड़ा योगदान कर सकता है। धन्यवाद। धन्यवाद सर, अपने इन बहुमूल्य अनुभव को और इतनी ज्ञानवर्धक बातें हम लोगों के साथ साझा करने के लिए। और ये वास्तव में अब अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि एक ऐसा विषय जिस पे अब तक इस गंभीरता के साथ बात नहीं होती थी, आज स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय में हम लोग महिला सुरक्षा, महिला जागरूकता या महिला सम्मान को लेकर के बात कर रहे हैं। और इसका निश्चित ही जो हमारे छात्र एवं छात्रा हैं उन पे एक बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है। और जो भी परिणाम इस मिशन शक्ति के बाद जो है अब आए हैं, उनसे ये ज्ञात हुआ है कि जो हमारी जो छात्राएं हैं या महिलाएं हैं वो पहले से कहीं ज़्यादा अपनी सुरक्षा को, अपने आत्मसम्मान को लेकर जागरूक है। अब इस विषय को गंभीरता से समझने के लिए अब मैं आमंत्रित करता हूं आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि मनु सक्सेना मैडम को कि वो आए और अपने विचार साझा करें। ओवर टू यू मैडम। थैंक यू दीपक सर, इनवाइट करने के लिए। और मीटिंग से जुड़े सभी को मेरा नमस्कार, सभी बंधुओं को। मिशन शक्ति ये जो तृतीय चल रहा है, ये तो खैर आप ऑनलाइन करा रहे हैं। मैं जो हूँ गांव-गांव जाकर स्कूल छोड़ चुकी लड़कियों से और महिलाओं से बात कर रही हूँ। वहाँ जाके उनको हेल्पलाइन नंबर, मिशन शक्ति का जो उद्देश्य है उसके बारे में बता रही हूँ प्रत्येक गांव में जाके। और मिशन शक्ति जो ये तीसरा चरण चल रहा है, इसमें जो हेल्पलाइन नंबर है 1090 कैसे काम करता है। वुमेन पावर लाइन 1090 है। उत्तर प्रदेश में महिला उत्पीड़न की घटनाओं को सख्ती से रोकने के लिए सरकार द्वारा वुमेन पावर लाइन 1090 की स्थापना की गई है। इसमें कोई भी महिला, कोई भी लड़की किसी भी तरह की अगर कोई दिक्कत होती है उसमें कॉल कर सकती है। नंबर आपका लखनऊ में जाके सीधे मिलता है। उसमें जो काउंसलिंग होती है वो काउंसलर करते हैं, ना कि पुलिस करती है। काउंसलिंग की जाती है और जो उनकी आइडेंटिटी है उसको गोपनीय रखा जाता है। सरकार द्वारा ये बहुत ही अच्छा कदम है जो 1090 को चलाया गया है। और बहुत शिकायतों का निस्तारण भी होता है। शिकायतें हमारे पास भी रेफर होती हैं 1090 की, उसमें हम पूरा प्रयास करते हैं कि उसको जो है निस्तारित किया जाए। ऐसे ही 181 है, 181 है वन स्टॉप सेंटर। ये जिला स्तर पर काम करता है। इसमें रेस्क्यू टीम होती है। किसी भी महिला की कोई चाहे घरेलू हिंसा हो, किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है, आप उस पर कॉल कर सकते हो। रेस्क्यू टीम है, उसमें वो प्राइवेट कपड़ों में रहती है, आपके घर तक आएगी, वैन आती है आपके पास, आपकी समस्या को जानेगी, उसका निस्तारण करने का पूरा प्रयास करेगी। ये 181 इस तरह से कार्य करता है, 1090 इस तरह से कार्य करता है। इसी तरह से हमारा जो 100 नंबर है वो 112 हो गया है।
112 पे भी आप किसी भी समय कॉल कर सकते हैं, चाहे किसी भी तरह की समस्या, कोई लड़की स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, कोचिंग जाती है, कोई उसको लड़का परेशान कर रहा है, लड़का हो, आदमी हो, कोई भी हो, या आपको कमेंट कर रहा है, तो फ़ोन करके भी दिक्कत है, फ़ोन करके परेशान कर रहा है, 112 पे कॉल करिएगा। 112 आपकी समस्या को बिल्कुल प्रेफ़र करेगा और उस पर एक्शन लेगा। इसी तरह से हमारी 112 की 3 पीआरवी चलती हैं। पुण में हमारे यहाँ 3 हैं, एक तो पिलकुआ है, एक सिटी सर्किल है और एक आपका गढ़ मुक्तेश्वर है। इसमें पीआरवी चलती हैं 3 112 की। इसमें रात्रि में भी महिला कांस्टेबल रहती है, जो कि ये मिशन शक्ति का जो वाकई में मिशन शक्ति को सार्थक कर रहा है। महिला के होने से ये फायदा होता है, अगर कोई भी महिला का लड़की जो भी है, चाहे बुजुर्ग हो, रात में अगर कहीं जा रही है, उसको सवारी नहीं मिल रही है, 112 पे वो कॉल कर सकती है। आपके पास गाड़ी आएगी, आपको सुरक्षित जहाँ आपके घर जाना है वो छोड़ के आती है। और ऐसा हुआ भी है, कई बार कॉल आई भी है और उनको सुरक्षित स्थान पर छोड़ा गया है। इस तरह से ये 112 काम करता है। और इसी तरह से एक हमारा है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098। अगर किसी को कोई भी बच्चा बीमार या अपने परिवार से बिछड़ा हुआ मिलता है तो वो 1098 पर कॉल कर सकते हैं। सूचना मिलते ही जो चाइल्ड लाइन की टीम होती है वो 30 मिनट के अंदर अंदर बच्चे तक पहुंच जाती है और उसको उसके घर तक जो भी प्रोसीजर है वो फॉलो किया जाता है। बच्चा सुरक्षित जगह पर पहुंच जाता है और अपने परिवार से मिल जाता है। ये 1098 काम करता है। इसी तरह से पिछला जो मिशन शक्ति हमारा चला था द्वितीय, उसमें प्रत्येक थाने पर एक हेल्प डेस्क की स्थापना की गई थी, महिला हेल्प डेस्क में, जिस पर या तो महिला सब इंस्पेक्टर या एक महिला कांस्टेबल रहती हैं। कोई भी महिला को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से ही, क्योंकि पहले वो थाने में जाके पुरुषों से बातचीत नहीं कर पाती थी, अपनी समस्या को नहीं रख पाती थी, उसी उद्देश्य से एक महिला हेल्प डेस्क प्रत्येक थाने में स्थापित की गई है। उसमें महिला जाती है, एक बिल्कुल सुरक्षित एक शीशे का बना हुआ वो केबिन होता है, उसमें जाके अपनी समस्या को वो रखती है और हेल्प डेस्क की जो शिकायतें होती हैं उसका त्वरित निस्तारण किया जाता है। इसके बाद में मेरे महिला थाने में भी है हेल्प डेस्क। सबसे प्रेफर वही किया जाता है कि उसकी शिकायत को सबसे पहले हम निस्तारित करें, सॉल्व करें। प्रत्येक थाने में महिला हेल्प डेस्क है। अब जो मिशन शक्ति तृतीय चल रहा है, इसके तहत प्रत्येक थाने में, प्रत्येक गांव, प्रत्येक जो 4 थाने के चौथे 4 गांव में से 2 गांव में बीट पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है, जिसमें कि महिला कांस्टेबल को बीट पुलिस अधिकारी बनाया गया है। उसको अपनी बीट दे दी गई है। प्रत्येक गांव में वो जाएगी, हफ्ते में 2 दिन वहां जाएगी, 11 बजे से 3 बजे तक वहां बैठेंगी। ये सुविधा इतनी अच्छी है कि गांव की जो महिलाएं हैं उनकी कोई भी समस्या है, पुलिस से रिलेटेड हो चाहे कोई भी हो या अन्य विभागों की हो, हम लोग वो लेते हैं उनसे। वो उनकी एप्लीकेशन लेके अगर हमसे संबंधित है तो हम उस पर एक्शन लेते हैं, और हमसे संबंधित नहीं होती है तो हम संबंधित विभाग को रेफर कर देते हैं। ये इतनी सहूलियत हो गई है कि आपको अगर आप फोन भी नहीं कर पा रहे हैं या थाने में नहीं जा पा रहे हैं तो आपका जो बीट महिला कांस्टेबल है उसको आप अपनी समस्या को दे सकते हैं लिखित में, तो वो जांच अधिकारी को दे देगी। तो इससे फायदा बहुत हुआ है, बहुत ज्यादा हुआ है कि महिलाएं परेशान नहीं होती हैं। इसके अलावा अगर किसी को भी घरेलू हिंसा, कोई भी पत्नी अपने पति द्वारा या सास ससुर द्वारा, देवर द्वारा घरेलू हिंसा का शिकार होती है, उसके लिए आप एक कोर्ट में परिवाद दायर कर सकते हैं। इसके तहत जो महिलाओं को घरेलू हिंसा से मुक्ति मिलती है, यह कानून महिला को घर में रहने का हक भी देता है। यदि परिवार में किसी के द्वारा पिटाई या धमकी दी जाती है तो समझिए वो घरेलू हिंसा का शिकार हो रही है। यह कानून महिला को उन लोगों से सुरक्षा है जिनके साथ में घर रहती है, जो उनके साथ में हिंसात्मक व्यवहार करते हैं। जब ये कोर्ट में बात दायर किया जाता है तो मजिस्ट्रेट अपने डिसीजन में क्या क्या कर सकते हैं। घरेलू हिंसा संरक्षण विधेयक महिला को क्या अधिकार देता है। महिला उसी घर में रह सकेगी जिस घर में उसके साथ में घरेलू हिंसा हो रही है, और जो उसके साथ में, चाहे वो पति हो चाहे सास ससुर हो,
अगर उनके साथ में घरेलू हिंसा कर रहे हैं तो उसको उस घर में घुसने का आदेश नहीं दिया जाएगा। तो ये सबसे बड़ी चीज है महिला के लिए कि अगर कोई घरेलू हिंसा उसके साथ कर रहा है, चाहे पति भी है, तो कोर्ट उसको आदेश कर सकता है कि आप उस घर में एंट्री नहीं करेंगे। यदि घर में जगह नहीं है तो किराए का घर दिलवाने के लिए या उसको किराया भरने की जिम्मेदारी भी उस व्यक्ति की होगी। अगर मान लीजिए अपना मकान नहीं है और किराए का है, तो वो उसका सारा जो वहन करेगा, जो घरेलू हिंसा करी है जिसने, वो करेगा उसका वहन। संबंधित इलाके के पुलिस थाने को यह निर्देश दिए जाएंगे कि महिला की सुरक्षा करें। अगर किसी के लिए आदेश हुआ है तो हम जो भी संबंधित थाना होगा उसको आदेश दिया जाएगा कि उसकी जो है समय समय पर चेक करे उसको। हिंसा करने वाले से बॉन्ड भी भरवाया जाएगा ताकि वह घर या बाहर कहीं भी हिंसा ना कर सके। आर्थिक सहायता में भी मजिस्ट्रेट पति को आर्थिक सहायता भी जो घरेलू हिंसा की शिकार होती है महिला, उसको मजिस्ट्रेट पति को यह निर्देशित कर सकते हैं, या पति या जो भी घरेलू हिंसा कर रहा है उसके लिए निर्देशित कर सकता है कि महिला को जो भी आर्थिक नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करे। अब तक गुजारा भत्ता इतना मिले कि महिला व बच्चे सम्मान के साथ जीवन यापन कर सकें। गुजारा भत्ता प्रति माह भी हो सकता है और एक मुश्त रकम भी दी जा सकती है। ये कोर्ट के द्वारा निर्णय लिया जाता है। संरक्षण के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के दौरान मजिस्ट्रेट बच्चों को कस्टडी आदेश भी दे सकते हैं। बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी महिला को सौंपी जा सकती है। और एक नंबर और है हमारा जो कंट्रोल रूम में है 94 12 22 33 43। 94 12 22 33 43 ये नंबर 24 घंटे ऑन रहता है। कोई भी लड़की, महिला किसी भी तरह से, चाहे वह कॉलेज जाते समय या स्कूल कॉलेज या कोचिंग जाते समय अगर कोई भी दिक्कत अगर उसको आ रही है, तो अगर आप 1090 181 112 नहीं मिला रहे हैं तो आप 94 12 22 33 43 मिला लीजिए। इस पर आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करा लीजिए। बहुत नंबर दे दिए हैं, हमारे ऊपर है हम किस पे आप कर रहे हैं कॉल। सारे नंबर महिलाओं के लिए हैं, सारे नंबर करिएगा। 24 घंटे आपका फोन रिसीव किया जाएगा। एक मेरा नंबर है महिला थाने का, आप वो भी नोट कर लें, 94 54 45 78 85। 94 54 45 78 85। आप मेरे को भी कॉल कर सकते हैं, उस पर मैं जो भी लीगल कार्रवाई होगी वो मैं करूँगी। बस इतना ही बताना चाहती थी मैं। थैंक यू। धन्यवाद मैडम, इतनी इम्पोर्टेंट बहुमूल्य जानकारी हम लोगों को देने के लिए। और निश्चित ही इस जानकारी को हम अपने छात्र छात्राओं या जो भी हमारे करीबी लोग हैं उनके साथ शेयर करेंगे, ताकि वो भी जो है महिला सुरक्षा के बारे में या कैसे जो है लड़कियों को, छात्राओं को सुरक्षित रहना है, कौन कौन से तरीके उनको अपनाने हैं, बताएं। तो इस मिशन शक्ति तृतीय, जिसको मिशन शक्ति 3.0 भी कहा गया, इसके बारे में कुछ अपनी तरफ से जानकारी मैं देना चाहूँगा। मिशन शक्ति का तीसरा चरण 21 अगस्त रक्षाबंधन के दिन से योगी सरकार ने यूपी में मिशन शक्ति शुरू किया था। इसके तहत मुख्यमंत्री योगी जी ने निराश्रित महिला पेंशन योजना शुरू की। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने योगी के राज्य के भीतर महिलाओं से जुड़े अपराधों को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को कहा है कि महिलाओं व बेटियों से जुड़ी आपराधिक घटनाओं को प्राथमिकता से और संवेदनशीलता के साथ किए जाए और ऐसे प्रयास किए जाएं कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। इस मिशन शक्ति अभियान का जो प्रमुख उद्देश्य है वो महिलाओं और लड़कियों को जागरूक बनाना है, उन्हें स्वावलंबी बनाना है और ऐसे लोगों की पहचान उजागर करनी है जो इन महिलाओं के खिलाफ किसी भी तरीके की हिंसा का भाव रखते हैं या किसी भी तरीके की नकारात्मक भावना रखते हैं। ऐसे लोगों की पहचान करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा समाज इस तरीके के लोगों को पहचान सके और
हमारी स्त्रियां, महिलाएं, बहन, बेटियां भी ऐसे लोगों को पहचान पाए, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक पहचाना नहीं पाएंगे तब तक सुरक्षित रहना बहुत मुश्किल है। इस मिशन शक्ति की कुछ खास बातें हैं जो मैं आप लोगों से बताना चाहूंगा। इस मिशन शक्ति के तहत महिलाओं और बच्चों से संबंधित जो भी केस कोर्ट में जाएगा, कोर्ट उन्हें फास्ट ट्रैक भेजकर सुनवाई जल्दी पूरा करेगी। ये योगी जी के निर्देश हैं। रेप केस को सबसे पहले प्राथमिकता देकर दोषियों को कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। अब इसके बाद मैं जो भी जुड़े लोग हैं उन सबसे कहना चाहूँगा, किसी भी तरीके का अगर आपके मन में कोई भी सवाल या जवाब, कोई भी हमारी जो आज की जुड़ी मैम जो एक्सपर्ट हैं उनसे रिलेटेड, उनसे कोई भी आपको पूछना है तो आप लोगों का स्वागत है। कोई भी आज के विषय से संबंधित आप कोई भी जानकारी मैडम से और चाहते हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। हाँ जी सर, डॉक्टर दीपक शर्मा जी, मेरा एक क्वेश्चन है मैडम से। हाँ महीप जी। मैम आप सुन पा रहे हैं? मैम हाँ जी मैं सुन मनु रही हूँ। सक्सेना मैडम, मैं सुन रही हूँ। जी हाँ महीप जी प्लीज। ओके मैम, थैंक यू। महीप जी आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन है कि महिला अपराध को रोकने के लिए बहुत सारे कानून बनाए गए, एक से एक कानून बने हुए, तक का प्रावधान है, पास कोर्ट का भी प्रावधान है, फिर भी महिलाओं के प्रति अपराध कम नहीं हुए। अगर कोई महिला गलत कंप्लेन करती है किसी पुरुष के खिलाफ, तो उसके लिए क्या एक्शन है? बहुत कभी कभी ऐसा देखा जाता है, जैसे लखनऊ की घटना आई, वहां पे लड़की ने जो है उस कैब चालक के साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी किया। मैंने वैशाली मेट्रो स्टेशन पर अपनी आंखों से देखा है कि महिला आती है, कैब से उतरती है, उसे पूरा किराया नहीं देती है ड्राइवर को, लेकिन ड्राइवर क्या है, वो कंप्लेन करने से डरता है कि मेरी बात नहीं सुनी जाएगी, थाने की महिला की बात सुनी जाएगी। तो इसके विषय में थोड़ा सा आप गाइड करने का प्रयास करें कि अगर कोई महिला जो है, क्योंकि हमारा कानून कहता है कि 10 दोषी भले छूट जाए लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, तो वो जो निर्दोष व्यक्ति है अगर उसके खिलाफ कंप्लेन होता है तो उसका बचाव करें। हाँ जी मैंने सुन लिया है आपका क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि महिला के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। मैं मेरठ में मेरी पोस्टिंग थी और मैं थाना गंगानगर में थी, ठीक है। मैं अपने द्वारा कार्रवाई की हुई बता रही हूँ आपको। महिलाएं आई थी थाने पे और आई थिंक शायद काफ़ी इतना ज़्यादा याद नहीं है मुझे, कुछ था, उनका डिस्प्यूट था, ठीक है। तो उसमें मैंने महिला एक जो माँ थी और उसकी बेटी, उन दोनों के ही खिलाफ मैंने 151 की कार्रवाई की। 151 में उनका चालान किया था। ऐसा नहीं है कि महिला के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। अभी मैं कह रही हूँ, अगर मेरे सामने हो महिला और पुरुष और उनका डिस्प्यूट है तो वाकई में जांच में जो दोषी पाया जाएगा उसको चालान किया जाएगा। ऐसा नहीं, कहीं ना कहीं जो आप लखनऊ की बता रहे हैं, लखनऊ में शायद क्या वीडियो बन रही थी, किसी लड़के ने उस महिला की वीडियो बनाई है। अभी मेरी ऑपरेटर ने मुझे बताया है वीडियो बनाई गई है, उसमें वो बाद में सॉल्व हो गया था। ऐसा नहीं है, वो ठीक है कि महिलाओं के लिए कानून है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जांच में अगर पाया जा रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, होती है। मैं कहना चाहता हूँ, एक आप माध्यम से पुरुष समाज को भी एक संदेश दिलवाना चाहता हूँ कि अगर कोई महिला जो है ऐसा आरोप लगाती है, जिनसे आरोप, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई संभव है। और आपका जो, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, ये जो एकदम से आपने बोला आपने कि महिला का आरोप महिला को सही माना जाता है, ऐसा नहीं है। एक केस मुझे अपना ही फिर से याद आ गया। 376 की एक FIR थी मेरठ में, 376। एक पुलिसकर्मी थे हमारे यहाँ, उनके खिलाफ थी, और 2016 की घटना दिखा के उसने 2018 में मुकदमा लिखाया था। 2018, हाँ यार
2018 में दिखाया था उसने, ठीक है। प्रॉपर हमने इन्वेस्टिगेट किया उसको, प्रॉपर इन्वेस्टिगेट किया उसको। उसका जो लोकेशन भी आया था, वो एसपीओ कार्यालय में तैनात था वो सिपाही। उनका डिस्प्यूट कुछ और था, लिखाई उन्होंने 376 थी। मैंने उसमें मुकदमा खत्म किया था, वो जेल नहीं भेजा था। ऐसा नहीं है कि महिला आके लिखा देगी तो हम जेल भेज देंगे, ऐसा नहीं है। प्रॉपर इन्वेस्टिगेट होता है वो। हमारे यहाँ दहेज के मुकदमे लिखे जाते हैं, कोई भी मुकदमा ऐसा नहीं है जिसमें 376 नहीं होती होगी। ऐसा नहीं, मेडिकल अगर एविडेंस है तो 376 चलेगी, अगर मेडिकल एविडेंस नहीं है तो 376 नहीं चलेगी। क्लियर है बिल्कुल, ऐसा नहीं है। हम ऐसा नहीं, पुरुषों का भी साथ दिया जाता है अगर वो सही है तो, और सही नहीं है तो फिर वो उसको झेलने पे। बिल्कुल मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके ओके बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके डॉक्टर साहब। अगर कोई और भी किसी भी तरीके का सवाल या जानकारी अभी भी किसी भी तरीके का पूछना चाहता है तो कृपया पूछ सकते हैं आप। सर, दीपक सर, यस मैम, मुझे मेरा लग रहा है शायद अब कोई नहीं पूछना चाहेगा। मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है सर, जी, बस शोभा मैं मैम। मैम को बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने बहुत सारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को क्लियर कर दिया है, जिसकी वजह से शायद किसी के मन में कोई सवाल बन नहीं रहा है। तो मैडम का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। चलिए, अब मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो है इतनी जानकारी हम लोगों के साथ साझा की, और हमारे मन में मैम ने जो बताया कोई भी किसी भी तरीके का सवाल किसी के मन में नहीं है। तो अब मैं जो है हमारे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर ऋचा यादव मैडम को आग्रह करता हूं कि वो आज का वोट ऑफ थैंक्स का जो है स्टार्ट करें। ऋचा यादव मैम। ऋचा यादव मैडम, आप सुन पा रहे हैं? Thank you. Yes, sir. Thank you, sir. First of all, very good afternoon to Honorable VC sir, Registrar sir, distinguished guests, and dear participants. On the behalf of Monad University, its entire fraternity and organizing committee, I feel immense pleasure to take opportunity to give vote of thanks to our immense guest, Ms. Manu Saxena, Inspector Mahila Thana Hapur, who spared the time from her busy schedule to grace this webinar on the topic social responsibility and legal provision on women's safety. Every woman has right to live in dignity, free of fear, violence, and discrimination. Women should know all their legal rights. Through this webinar, our guests provide different legal provisions for women's safety. As she told, helpline numbers are generated by government for the safety of women. I would further extend the hearty thank to our VC sir, Dr. Mohammad Javed, and Registrar sir, Colonel DP Singh, for always encouraging us and provide opportunity to organizing such events. My sincere gratitude also goes to Dr. Soma ma'am, chairperson of WGC, and all the members of organizing committee for organizing a webinar on the topic that really matters today age and time. I would like to thank Dr. Deepak Sharma sir for beautiful anchoring. I would like to thank IT department and media for providing all the technical support we need for this webinar. My deep sense of appreciation and thanks to all the deans, HODs, faculty members,
who choose to be live with us and attend the webinar with great interest. Last but not least, my grateful thanks to all the students who join us. Once again, thank you very much. Thank you, ma'am. धन्यवाद ऋचा मैडम। तो आज के इस प्रोग्राम की समाप्ति पर बस अंत में मुझे कुछ एक दो लाइन आपसे कहना है कि जैसा आज के प्रोग्राम का इसका विषय था महिला सुरक्षा हेतु सामाजिक कर्तव्य एवं विधिक प्रावधान, तो विधिक प्रावधान के बारे में मैडम ने जो हमारी जो आज की मुख्य अतिथि उन्होंने जानकारी दी, उन्होंने बताया कि 1090 हेल्पलाइन है जिस पे लड़कियां या छात्राएं महिलाएं अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकती हैं। तो दूसरा विषय हमारा जो इसका एक पहलू था सामाजिक कर्तव्य, तो उसमें मेरा बस यही कहना है कि जब बात सामाजिक कर्तव्य की हो रही है तो समाज उससे अछूता नहीं रह सकता। समाज मतलब हम और आप। तो अगर हम लोग अपने कर्तव्यों का पालन ठीक से करेंगे तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि हमारे समाज की हर वर्ग से संबंधित, किसी भी जाति से संबंधित, किसी धर्म से संबंधित महिला या स्त्री, उसके साथ किसी भी तरीके का हिंसा तो बहुत दूर की बात, किसी भी तरीके की गलत सोच इंसान के दिमाग में आएगी नहीं अगर हमारा पूरा समाज ये निर्णय कर ले कि हम कल से इस तरीके के लोगों की पहचान करेंगे और इस तरह के लोगों को दंडित करेंगे। तो कोई भी अपने दिमाग में कुछ भी ऐसा ख्याल नहीं ला सकता। तो इन सभी शब्दों के साथ अपने वीसी सर की आज्ञा के साथ मैं इस प्रोग्राम की समाप्ति के लिए कहना चाहूँगा और आप सबसे आग्रह करूँगा कि आप अब इस मीटिंग को लीव कर सकते हैं। ये प्रोग्राम की समाप्ति की घोषणा है। धन्यवाद। थैंक यू दीपक सर। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू।